हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि कुछ दिन के बाद क्लासेस फिर से रेगुलर शुरू हो गई हैं। कल हुई थी परसेंटेज की क्लास, आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास, जो कि आज की क्लास क्या होगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आखिरी क्लास होगी। जी हाँ, लगभग 16 क्लासेस हो चुकी हैं, आज है 17वीं क्लास और आज ही क्लास में क्या होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि पेपर आने तक, जुलाई में क्योंकि पेपर होगा, तो पेपर के शुरू होने तक कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस भी करा दिए जाएं। हर एक चैप्टर के 5-5, 10-10 या फिर उससे भी ज़्यादा 15 सवाल, जितने भी मेरे को मिल सकेंगे, जिनकी क्या होगी पूरी संभावना होगी एग्जाम में आने की, वो ऐसे टफ सवाल मैं आपको करा दूं। ठीक, यही मेरी क्या होगी, पूरी कोशिश होगी। टफ सवालों में से एक आपके सामने लिखा हुआ है। जी हाँ, इस सवाल को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, ये सवाल काफ़ी तगड़ा सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे उसी लैंग्वेज में फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों से कैलकुलेशन नहीं होती है, कुछ भी कैलकुलेशन हो जाती है, बस क्या हो जाता है, उनको टाइम लग जाता है उसकी लैंग्वेज को समझने में। ऐसा कोई सवाल नहीं होता जो बच्चा शुरुआत से मैथ पढ़ता आ रहा है कि उससे वो सवाल ना हो, चाहे बेसिक से चाहे ट्रिक से, वो सवाल तो जरूर हल कर लेता है, लेकिन क्या होता है कि उससे टाइम लग जाता है। ठीक है, तो टाइम ना लगे ऐसे ही कुछ मेथड मैं आपके लिए लेके आता हूँ अपने पूरा 100% एफर्ट के साथ। देखिए इस सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, मैं ये देख लेता हूँ कि सब कुछ आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, सही एकदम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, शायद थोड़ा हिल रहा था, उसको मैंने सही कर दिया। एक हार का मूल उसमें लगे मोतियों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके साथ या मोती के त्रिज्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 75 मोतियों वाले एक हार का मूल 150 यानी कि 150 रुपए है। कितने सेंटीमीटर वाले? 1 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए 100 मोती वाले हार जिसका मूल्य 600 रुपए है कि प्रत्येक मोती की त्रिज्या क्या होगी। रेडियस हमें फाइंड करना है, कौन से? दूसरे वाले हार की, जिसमें क्या लगे हैं, 100 मोती लगे हैं और जिसका मूल्य क्या है, 600 रुपए है। प्रत्येक मोती 6 रुपए का है। ऐसे नहीं निकालेंगे, लेकिन हाँ कहा जा सकता है ऊपर वाला 75 मोती है और 150 रुपए का है, तो प्रत्येक मोती 2 रुपए का है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ और भी बोला गया है। क्या क्या बोला गया है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे P से क्या है, यहाँ प्राइस है, M से क्या है, मोती। मोती मत पढ़िएगा, ठीक है, इसको मोती पढ़िएगा, मोती, मोती नहीं, ठीक है। और हाँ R यानी रेडियस यानी कि त्रिज्या, मूल्य और मोती। ठीक, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज के जरिए क्या हो गया, मोती का मोती हो गया, मोती का मोती हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, P से प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोतियों के, मोतियों की संख्या। ठीक, M हमने क्या माना, मोतियों की संख्या माना। अब एक और चीज दी है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके साथ या मोती के त्रिज्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट के अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल है। तो ये लगाया हमने वर्गमूल और ये लगा दिया R यानी कि रेडियस। समझ में आया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M और R के। इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए। मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए कि इतना आपको आया कि नहीं, बताइए। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप सब जानते हैं कि उसको हटा के आप बराबर का साइन भी लगाएं तब भी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माला कितनी है, 2 है। ठीक, तो उसमें मोतियों की संख्या भी 2 होंगी, M1 M2 जिसको मानेंगे, और P यानी प्राइस दोनों का दिया हुआ है, P1 P2 उनको मानेंगे, रेडियस R1 R2 मानेंगे। देखिए क्या तरीका होगा, P1 P2 बराबर होगा M1
M2 R1 R2, ठीक। इतने में किसी को दिक्कत बताइए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं बताइए। तो P1 का प्राइस हमें दिया है कितना 150, P2 का कितना दिया है 600, M1 कितना दिया है 75, M2 कितना दिया है 100, R1 कितना दिया है 1 और R2 हमें क्या है निकालना है। इतने में किसी को दिक्कत। ये 75 से गुना हो जाएगा, ये 2 से 6 हो जाएगा, 2/6 आ जाएगा, यानी 2/6 बराबर क्या हो जाएगा, ये √1 कोई फ़ायदा नहीं है, 1 ही होगा, अपॉन क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे मत लिख के आप ऐसे लिख दीजिए, बहुत ही सिंपल कर देते हैं, होल √1/R2 लिख दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इक्वल 1/R2 हो जाएगा। 4 9 जा 36, R2 बराबर आ जाएगा 9। यही क्या है इस सवाल का आंसर है, कुछ भी नहीं था ज़्यादा। नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ कि रेडियस क्या आ गई 9 आ गए, नोट कर लीजिए। बताइए कोई भी दिक्कत अगर इस सवाल में हो तो आप बताइए, मैं फिर से भी समझा दूंगा, तब तक आप एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए। कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, वॉइस क्लियर ना हो, वीडियो क्लियर ना हो, तो आप ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। बाकी यही क्या है इस सवाल का आंसर है कि R2 कितनी आ जाएगी 9। देखिए बड़ा सवाल है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी लैंग्वेज क्या है बिग है, लेकिन सॉल्व करना उतना ही आसान है जो तरीका मैंने आपको बताया। देखिए एक हार का मूल उसमें लगे मोतियों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती कर दिया गया। इसके साथ या मोती के त्रिज्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती कर दिया गया। तो इसका मतलब हुआ कि P जो होगा, प्राइस जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M√R के होगा। P यानी प्राइस यानी मूल्य, M यानी मोती यानी R यानी रेडियस यानी त्रिज्या को R लिया गया। अब P1 P2 क्योंकि हमें प्राइस क्या दिए हैं 2 दिए हैं, मोती 2 दिए हैं, मोतियों की संख्या यानी एक में कितने हैं 75, एक में कितने हैं 100। R1 पहली हमें दी हुई है, R2 हमें क्या करनी है निकालनी है। तो R2 हमारी कितनी निकल के आएगी 4 9 36 यानी कि 9। ठीक, कोई भी डाउट इस सवाल में बताइए, नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर लगाएं। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को बार बार पीछे ले जाके ज़रूर देखें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ऐसा कोई भी कठिन तरीका मैंने आपको नहीं बताया जो आपको समझ में ना आए, बहुत ही सरल मेथड है, आप करिए। हो गया, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस सवाल को आपके सामने लिखा हुआ है, एक धनराशि ए बी और सी के बीच 9 6 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपये सी को देता है तो ए बी सी के हिस्सों का अनुपात 4 3 6 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या होगा। एक चीज़ देखिए, आप देखिए, जिसको जो लाइन बोलते हैं कि बीच में टांग अड़ाना, ठीक, यहाँ पे कौन टांग नहीं अड़ा रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3 लोग हैं कोई, ठीक है, उनको मुझे क्या करना है, पैसे बांटने हैं, इक्वल रेशियो में समझ लीजिए चाहे अनइक्वल रेशियो में समझ लीजिए। अब मैंने क्या किया कि उसमें से एक को मैंने ज़्यादा रुपए दे दिए, ठीक है, या फिर 2 को क्या किए ज़्यादा रुपए दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने आपस में क्या हुआ, एक ने दूसरे को अपने पास से कुछ रुपए दे दिए। तो जो बीच वाला बंदा होगा बी, यानी कि क्या उस पे फ़र्क पड़ेगा, उसके पास तो वही अमाउंट होगा जो पहले से उसके पास था। ए के पास अपने हिस्से में से वो रुपए कम हो जाएगा, सी के पास अपने हिस्से से वो रुपए ज़्यादा हो जाएंगे जो उसने ए से लिए हैं या फिर ए ने उसको जो रुपए दिए हैं।
तो यानी कि जो बी का हिस्सा है वो शुरुआत से लेके अंत तक क्या था, सेम था जो उसको हिस्से में मैंने दिए थे। यानी कि बी का यहाँ पे कोई रोल नहीं, बी ने यहाँ पे कोई टांग नहीं अड़ाई। इसका मतलब शुरुआत से लेके अंत तक बी के पास वही रुपए थे जो उसके पास पहले थे। तो यही इस कहानी में मुख्य भूमिका निभाएगा कौन, बी। देखिए ए ने क्या किया, 500 रुपये किसको दिए, सी को दिए, ठीक है। जिससे क्या हुआ, ए बी सी के हिस्सों का अनुपात 4, 3 और 6 हो जाता है। तो बी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी को इक्वल कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बी को इक्वल करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को या फिर रेशियो को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 8 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ए पहले 9 था तो बाद में 8 हो गया, और सी पहले 11 था तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि ए के पास अपने हिस्से से कुछ रुपए कम हुए। रेशियो में कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, रुपए में 500। भाई 9 से 8 हो गया तो यानी कि कितना कम हुआ, 1, और रुपए में कितने हुए, 500। तो हमसे पूछा गया था बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या होगा। तो आरंभिक में बी 6 है, सी कितना है, 11 है, दोनों मिला के कितने हैं, 17 है। तो 17 पंजे 85, 100। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए, कुछ भी ज़्यादा नहीं था इस सवाल में, बस समझाना ही समझाना था, जो कि मैंने आपको समझा दिया। एक लाइन में ये आंसर आ सकता था, उसमें कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था कि बी के बी और सी के हिस्से का योग कितना आ जाएगा, 85, 100 आ जाएगा, और कुछ नहीं करना था। ऐसे भी कर सकते थे कि सी के पास क्या हो गया, 500 ज़्यादा आ गया, सी कितना बढ़ गया, 1 का मान 500, तब भी आंसर क्या आता, 85, 100 ही आता। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। कोई भी डाउट आपको, किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ किसी भी क्वेश्चन में, आंसर में या लैंग्वेज में होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ जो लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि वो लोग सब्सक्राइब भी करें, प्लीज एंड प्लीज। नोट करिए भाई। ये सब ऐसे सवाल हैं जिनकी पूरी संभावना है आने की। ऐसे ही नहीं ऐसे सवाल करा रहे हैं जो कि हल्के हल्के क्या हैं, टफ हैं। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनकी पूरी संभावनाएं हैं पेपर में। बार बार वही चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। अब क्योंकि पेपर जुलाई में है तो जाहिर सी बात है आप लोग भी समझदार हैं कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आपको वो मटेरियल दे रहा होगा जो आपके पेपर में जिनकी पूरी संभावना है आने की, और ऐसे मटेरियल जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आप लोग नज़रअंदाज मत करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। इस सवाल के बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए सवाल को आपके सामने लिखा हुआ है कि 4830 रुपये को PQR के बीच बांटा जाता है, कैसे। कुछ इस प्रकार ये एग्जैक्ट लैंग्वेज मैंने आपके सामने लिखी है जो कि पेपर में आई हुई थी। इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। तो ये ना समझिएगा कि ये जैसे यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है सर, इसको कहीं और लगा दीजिए। ऐसे पहले लगाइए, फिर जैसे लगाइए तब सूट लगेगा। जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ कि 4830 रुपये को PQR के बीच इस प्रकार बांटा जाता है जैसे कि उनके शेयर में। ये लैंग्वेज क्या होती, आपको डिट्टो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाती तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आता। लेकिन पेपर में ऐसे ही लैंग्वेज दी हुई थी, तो कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। और ये कॉमा थोड़ा लंबा हो गया बस। 4830 रुपये को PQR के बीच बांटा जाता है जैसे कि उनके शेयर में 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये की कमी होने से क्रमशः अनुपात 3, 4, 5 के रूप में बदल जाता है। P का हिस्सा क्या था बताइए। कोई लगा सकता है, कमेंट सेक्शन में कोई आंसर बता सकता है, बताइए। है जब ये क्लास डाली जाती है यूट्यूब पे प्रीमियर लाइव पे, तो उस टाइम जो लाइव चैट होती है तो उसके ज़रिए मैं देखता हूँ कि कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उस टाइम कितने बच्चे सवाल के जवाब दे रहे हैं। तो आप लोग ये मत समझिए कि रिकॉर्डेड वीडियो है तो ऐसा कुछ नहीं चल पाता। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए
जो देख रहा होगा, मन से लगा रहा होगा, वो जरूर बताएगा कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखिए, 48 और 30 रुपए को पी क्यू आर के बीच बांटा गया, पी क्यू और आर, ठीक, जिससे 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए की कमी होने के बाद उनका हिस्सा क्या आया, 3, 4, 5 आया। 5 रुपए की कमी की गई, 10 रुपए की और 15 रुपए की कमी की गई, ठीक है। कितना का बांटा गया, 48 और 30 को। तो आप जान रहे हैं कि अगर तीनों में कमी की गई, कितने की कमी की गई, तो आप कहेंगे, तीनों को मिला के मैं बोल रहा हूँ, 5, 10, 15, 15, 30, टोटल कमी कितने की गई, तीनों में 30 रुपए की जब कमी की गई तो तीनों का जो अनुपात था वो 3, 4 और 5 आया। यानी कि 4830 रुपये बटने थे, उसमें से 30 रुपये क्या कर दिए गए, तीनों में से कम कर दिए गए। तो रुपए कितने बचे, 4800। भाई तीनों को मैं मान लीजिए 30 रुपये मेरे को बांटने हैं, ठीक है, लेकिन एक को 1 रुपये कम दे रहा हूँ, दूसरे को 3 रुपये कम दे रहा हूँ और तीसरे को क्या हो रहा है, 4 रुपये कम दे रहा हूँ। तो आज कहेंगे कि सर 4, 3, 7 और 8 रुपये आपने कम बांटे, यानी कि आपने केवल कितने रुपए तीनों में बांटे, तो 4 रुपये केवल तीनों में मैंने बांटे। तो वैसे ही अगर सबके में, एक में 5, एक में 10, एक में 15 अगर कम किए गए, यानी कि 4830 बांटने थे, तो कितने बांटे मैंने, 4800 ही बांटे, 30 रुपये नहीं बांटे। तो इसी 4800 को कितने में बांट दिया गया, 3, 4, 5 में बांट दिया गया। अब 5, 4, 9, 3, 12, 12 का मान 4800, 12 चौक 48, 1 का 400। किसका मान पूछा गया था, पी का मान बताइए, पी कितना है यहाँ पे, 3, 1200 आ जाएगा। अब आप यहाँ बताइए, क्या यही इस सवाल का आंसर है, बोलिए। पी का हिस्सा हमसे पूछा गया था, हिल तो नहीं गया, पैर लग गया थोड़ा सा, ठीक है, हिला नहीं है। पी का हिस्सा पूछा गया था, आप बताइए कि पी का हिस्सा क्या 1200 आएगा कि इससे ज़्यादा आएगा। पी को 5 रुपये कम मिले, आपको केवल 5 रुपये और जोड़ देने हैं, यानी कि पी का हिस्सा जो था वो 1205 था, जब उसके में कोई भी कमी नहीं की गई। तो आंसर क्या होगा, 1205 होगा। ब्लैक मार्कर का आंसर कितना होगा, 1205 होगा। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था। नोट करिए फटाफट। अड़तालीस और 30 रुपये को पी क्यू आर के बीच बांटा गया, जैसे कि उनके शेयर में 5, 10, 15 की कमी होने के बाद क्रमशः अनुपात 3, 4, 5 के रूप में बदल जाता है। पी का हिस्सा बताइए। तो 4830 रुपये बांटने थे, लेकिन सबके में से कितना कितना कम किया गया, 5, 10, 15 यानी कि 30 रुपये कम कर दिए गए। तो 4800 बांटे गए, उनका अनुपात 3, 4, 5 था, तो यानी कि 12 का मान दिया था, 12 चौक 48, 1 का मान 400, 3 का 1200। अब पी का हिस्सा कब 1200 आएगा, जब 5 रुपये उसको कम दिए गए थे। अब 5 रुपये मिला देने पे उसका हिस्सा कितना आ जाएगा, 1205। यही आपको ऑप्शन में मिलेगा, 1200 भी मिलेगा, 1205 भी मिलेगा। 1205 लगाइएगा, क्योंकि उसने पी का हिस्सा क्या था पूछा है, क्या है नहीं पूछा है। ठीक, तो कब पूछा गया था कि जब उसके शेयर से 5 रुपये कम नहीं किए गए थे। तो कम जब नहीं किए गए थे तो उसका हिस्सा कितना आएगा, 1205 रुपये आएगा। अगर क्यू का पूछ देता है तो 4 चौक 16, 1610 रुपये, और इसका अगर पूछ देता है तो 2015। ठीक, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस सवाल को। 9900 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि, इस बार आपको बांटना है कि A को B को A और C का मिलाकर 2/3 मिले, C को A और B का मिलाकर 3/8 मिले, तो तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा।
ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, फंस जाते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि बांटना और जो इनका कैलकुलेशन होता है वो टफ हो जाता है। अभी दो तीन सवाल नहीं, शायद एक ही सवाल बचा होगा, वो भी कराएंगे। लेकिन ऐसे सवाल काफ़ी फंसा देता है पेपर में। ऐसे सवालों को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। बांटने वाले जितने सवाल होते हैं वो थोड़े बहुत लैंग्वेज में क्या होते हैं, आप बच्चे क्या होते हैं, आप कहीं ना कहीं फंस जरूर जाते हैं। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे कि 9900 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि B को, देखिए B को A और C का मिलाकर 2/3 मिले। ठीक है, तो मैंने माना कि ABC कितना था, 3 था। कितना था? 3 था। तो B को कितना मिलेगा, देखिए ऐसे समझ लीजिए। A और C समझ लीजिए कितना था, 3 था। ठीक है, B को A और C का मिलाकर 2/3 मिले। तो A और C मैंने माना अगर 3 था तो B को AC का मिलाकर 2/3 मिलेगा अगर, ठीक, तो B को कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब समझ में आ गया? बताइए कि AC को अगर हम माने कितना, 3, तो B को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। समझ में आया? अब C को A और B का मिलाकर 3/8 मिले, तो A प्लस B अगर 8 है, कितना है, 8 है, तो C कितना होगा, 3 होगा। कोई डाउट इतने में? बताइए। अब आप यहीं फंस जाते हैं कि इनको तीनों अलग अलग कैसे सॉल्व किया जाए, ऐड कर लिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, क्या किया जाए। देखिए एक तो ये तरीका होता है जो अभी तक कई बार मैंने आपको बताया कि इनका योग देखिए कितना है, 5 है। इन दोनों का योग कितना है, 11 है। ठीक है, बताइए। एक ही तरीका बताएंगे, यही वाला तरीका, क्योंकि ये ज़्यादा सरल है। किसी भी और भी तरीके से कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, 2ABC आ जाता है, फिर 8 3 11 3 14 15 16, AB प्लस C क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। वैसे नहीं करना है, वैसे और लंबा पड़ जाता है। देखिए तो इसको क्या करना है, बराबर करने के लिए इसको 5 से और ऊपर वाले को 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 11 से गुणा करेंगे तो B कितना हो जाएगा, 11 से गुणा होने के बाद 22 हो जाएगा। ठीक, और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 33 हो जाएगा। B 22 हो गया, A प्लस C कितना हो गया, 33 हो गया। अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 5 तिया ये 15 हो जाएगा, ये 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। C कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, A प्लस B कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप अलग अलग मान आराम से निकाल सकते हैं A B C का। कैसे, देखिए B अकेला यहाँ पे 22 है, C यहाँ पे कितना है, 15 है, और दोनों मिला के कितने हैं, 55 55 है। यानी A B C मिला के कितना आ गया, 55 आ गया। तो B यहाँ पे 22 आप लिख लीजिए पहले, C यहाँ पे कितना लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए। तो A आपको पता है कितना होगा, 5 2 7 8 7 15 2 3 18 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि B अगर 22 था तो A प्लस B कितना है, 40 है, तो यानी कि ये कितना होगा, 18 होगा। और A प्लस C यहाँ पे 33 है और ये अगर 15 है तो A कितना होगा, 18 होगा। क्लियर? कोई भी दिक्कत अब इसमें? अब यहाँ पे आप जानते हैं कि A B C का मान कितना आ गया, 55 आ गया। भाई A प्लस B प्लस C कितना आ गया, 55 आ गया। तो 55 का मान हमें दिया है 9900, एक का मान आ जाएगा 180, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और प्लस 9 99। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 180। तो A का 180 से गुणा, B के लिए 180 से गुणा, C के लिए 180 से गुणा, तो A का आ जाएगा 18 और 18 का क्या होता है स्क्वायर, 3240 आ जाएगा। 18 दूना 36, 3960 इसका आ जाएगा, और 18 पंजे 90, 2700 इसका आ जाएगा। यही क्या है आंसर, कि A का हिस्सा 3240, B का हिस्सा 3960, C का हिस्सा 2700। बहुत सिंपल सरल सवाल। 15 120, 15 15 1 12। आप कैलकुलेशन को उतना इजी बना सकते हैं जितना आपका माइंड तेज होगा। आपको गुणा ऐसे आने चाहिए कि जैसे आप उससे खेल रहे हों। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस कर लीजिए। कोई भी क्योंकि रटाया नहीं था, आपको
पता है कि 55 को किससे गुणा करेंगे, तो 18 से गुणा करेंगे तभी 990 आएगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा 180। तीनों का मान निकालने के लिए ए को 180 से गुणा, बी को 180 से गुणा, सी को 180 से गुणा, तीनों को अलग अलग मान आ जाएगा और तीनों को अलग अलग मान आपको ऑप्शन में एट इज इट ऐसे ही लिखे मिलेंगे। नोट कर लीजिए। जल्दी कर लीजिए भाई, और सवाल कर रहे हैं। ये कुछ अच्छे सवाल थे जो लगातार पूछे जाते हैं, क्योंकि क्लास का आखिरी है। इसके पहले भी जो क्लास हुई थी उसमें भी काफ़ी अच्छे सवाल कराए गए थे। आपसे कहा भी था मैंने कि इन्हें नज़रअंदाज करने की गलती कभी भी मत करिएगा। हो गया, बताइए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल। 5600 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि C को A प्लस B का मिलाकर 4/3 मिले, जबकि A और B का अनुपात 5 और 7 है। तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा, जल्दी से बताइए, बताइए भाई। देखिए C को A प्लस B का मिलाकर 4/3 मिले, तो ये अगर 3 है तो ये कितना है 4 है। इन दोनों को मिलाकर ABC का मान कितना आ गया, C आ गया। भाई ABC कितना आ गया, 7 आ गया, C नहीं 7 आ गया। A और B कितना है अलग अलग, ये 5 है, ये 7 है। अभी देखिए कैसे आएगा, बिल्कुल घबराइए मत। बांटना है हमें 5600 रुपये। अगर हम माने कि 5600 इसका ही मान था, तो 7 8 56, ठीक। एक का मान कितना आना चाहिए, 800 आना चाहिए। लेकिन ऐसे यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि A और B का अनुपात हमें अलग दिया है, कितना, 5 और 7, जी हाँ। और वैल्यू में ये कितना दिया है, 3 दिया है, 7 5 12, यानी कि इस 3 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए ये मैं कह रहा था कि इसमें से यहाँ पे आंसर नहीं आ सकता। आप लोग चाहें जितनी भी कोशिश करके देख लीजिएगा। तो इसको 12 बनाने के लिए भाई A 5 था, ये 7 था, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। और वैल्यू में योग कितना दिया था सवाल में, तो 4 दिया था, सॉरी 3 दिया था, तो 4 दिया 12। अब जो भी करेंगे वो हर तरफ करेंगे, तो C अकेला कितना आ जाएगा, 16। ABC कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और A और B कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। C 16, सबका मिलाकर 28, AB कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि तीनों का अलग अलग कितना मिलेगा। तो देखिए पहले तो 28 का मान अब कितना आ जाएगा, 5600। 28 दूना 56, एक का कितना आ जाएगा, 200, ठीक है, हाँ सही है। एक का कितना आ गया, 200। तो C का पहले निकाल दीजिए, C का कितना आ जाएगा, 16 दूना 3200, ठीक है। अब A और B का, A का कितना था, 5 था, आपको खुद सवाल में दिया हुआ है। तो A का 5 जब निकालेंगे तो 5 दूना 10, 1000। B का जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 1400। यही क्या है सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। और ये दोनों मिला के कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। और 12 का मान अगर 2400 है तो एक का मान 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, नोट कर लीजिए। अब ये जो लाइन बोला गया था कि C को A प्लस B का मिलाकर 4/3 मिला है, तो A B अगर 2400 था तो उसका 1/3 अगर निकालेंगे या फिर 3 से डायरेक्ट उड़ा दिए तो कितना आ जाएगा, 3/24। और C का कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। देखिए आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आंसर सही है कि नहीं, वो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा कि A प्लस B 1/3 है, यानी कि 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 800। और 8 चौक 32, यानी कि C का मान आना चाहिए था 3200 और C का मान 3200 आ रहा है, यानी कि
आंसर एकदम सही है, यही तरीका होता है, यही सवाल का आंसर है, यही आज का सवाल आखिरी है। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की ओर, क्योंकि आज से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास क्या हो गई, ख़त्म हो गई। आपके लिए मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल भी लेकर आऊँगा जिनसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्या होगा, आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा, और पेपर के नज़दीक लेकिन वो लाऊंगा मैं कुछ ऐसे खतरनाक सवाल, पेपर जैसे स्टार्ट होगा तब, ठीक है, अभी नहीं, है ना। ठीक, तो मिलते हैं अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक आप यूं ही पढ़ते रहिए। जो भी आप तैयारी जिस पैटर्न पे आप कर रहे हैं, आप वो पैटर्न जारी रखिए अपना, अगर आपको सही लग रहा है। वरना आप किसी भी, चाहे जीएस के टीचर को मानते हो, चाहे मुझे मानते हो, जो पैटर्न मैंने बताया था आप उस पैटर्न से भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो बच्चे ज़्यादातर अपनी ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें जो आराम मिलता है, जो कंफर्ट में वो पढ़ते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, सुबह जीएस याद करते हैं, कई बच्चे क्या होते हैं, रात को याद करते हैं, सुबह मैथ लगा लेते हैं। तो अपने अपने अनुसार आप लोग क्या करें, पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। सिलेक्शन इस बार आपका होगा ज़रूर। ठीक, इसी मनोकामना के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक आप वीडियो को यूं ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।